देख मुन्ना, जैसे मान लो ये एक पार्टी है ए, इसने बी को क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा 5,000 का। ए के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग चल रही है। बोलो एंट्री क्या रहेगी ए के बुक में? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर ना? प्लीज ध्यान देना सब लोग। बी टू सेल, ए ने बी को उधारी में माल बेचा, ए के बुक में बी क्या बन जाएगा? डेटर, बरोबर है। और ए ने माल बेचा तो एक सेल अकाउंट बनेगा। सेल क्या रहेगा? इनकम। इनकम का क्रेडिट बैलेंस, सेल की वजह से इनकम बढ़ती है तो इनकम को क्या करो? क्रेडिट करो। यस और नो? तो मैंने लिख दिया गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। अब हुआ क्या, ए को बी के ऊपर भरोसा नहीं है तो ए ने क्या किया, ध्यान से सुनना, एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया और इस डॉक्यूमेंट में बी को पूछा बोल पैसा कब देगा? बी ने बोला 3 महीने बाद दे दूंगा। तो ए ने इस डॉक्यूमेंट में लिखा हे बी, तो 3 महीने बाद इस पार्टी को इतना इतना पैसा दे देगा जिसका नाम उस डॉक्यूमेंट में लिखा है, या ये डॉक्यूमेंट का जो होल्डर रहेगा तो उससे पैसा देगा। ऐसा मैं तुझे हुक्म देता हूँ, ऑर्डर देता हूँ, चल इसको साइन कर। बी के पास ये डॉक्यूमेंट गया। ये सब लफड़ा क्यों चल रहा है लेकिन? क्योंकि ए ने बी को उधारी में माल बेचा है, ए को बी से पैसे लेने हैं। ए को बी के ऊपर भरोसा नहीं, इसलिए ए ने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, उसमें ऑर्डर लिखा और बी को बोल रहा है कि इस ऑर्डर को क्या कर? एक्सेप्ट कर, इसके ऊपर साइन करके इसे क्या कर? एक्सेप्ट कर। अब बी ने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट पे अपना साइन कर दिया और किसको दे दिया? ए को। यस और नो? तो ए के लिए अब ये डॉक्यूमेंट बन गया बिल्स रिसीवेबल, आना बाकी है ना ए के पास। और बी के लिए ये डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा? बिल्स पेएबल। और प्यार से आप इस डॉक्यूमेंट को, जिसे पहले एक तुच्छ डॉक्यूमेंट बोल रहे थे, अब ये क्या बन गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यस और नो? जनरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब पैदा होते हैं? जब कभी भी क्रेडिट बेसिस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसमें अगर सामने वाले पार्टी के ऊपर अपने को भरोसा नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं उस समय बेटा? कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो सामने वाले पार्टी को बोलते हैं कि चल तू इसको एक्सेप्ट कर। जब वो उसे एक्सेप्ट करता है तब उस डॉक्यूमेंट के अंदर में वैल्यू आ जाती है और तभी वो डॉक्यूमेंट इसके लिए रिसीवेबल और इसके लिए पेएबल बनेगा। जब तक बी उस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करता तब तक उस डॉक्यूमेंट को एक तुच्छ ड्राफ्ट बोला जाएगा। जैसे बी ने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दिया वो डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ए के लिए क्या बन जाएगा? रिसीवेबल, क्योंकि ए को मिलेंगे ना पैसे 3 महीने बाद, ए को या जिस किसी के पास वो डॉक्यूमेंट रहेगा उससे, और बी को देना होगा क्या, तो उसके लिए क्या हो गया? पेएबल। यस और नो? पहले के जमाने में इसको हुंडी चिट्ठी बोला जाता था, है ना? क्रेडिट ट्रांजेक्शन जहां पे होते ना, हुंडी चिट्ठी। जैसे कि नहीं, कोई गांव का साहूकार है, मुझे उस साहूकार से पैसे लेना है तो मैं साहूकार के पास जाऊंगा, उसको बोल दूंगा साहब आपसे पैसे लेने हैं, आप ऐसा लिख दो कि मुझे इस पार्टी को इतने इतने पैसे देने और साइन कर दो, और वो 10,000 रुपए। तो अब ये मेरे लिए चिट्ठी 10,000 रुपए के लिए बराबर है। अब मैं किराना दुकान पे जाऊंगा, मुझे सामान लेना है, पैसे नहीं है तो मैं बदले में ये चिट्ठी दे दूंगा और किराना दुकान वाला इस साहूकार से जाके पैसे ले लेगा। पहले के जमाने में हुंडी चिट्ठी के ट्रांजेक्शन होते थे। फिर गोली मारो, हमको चिट्ठी बिट्टी समझना नहीं है, हमें क्या देखना है? यहाँ पे ए ने बी को माल बेचा, ए को बी के ऊपर भरोसा नहीं था, ए ने बी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, बी ने उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया और ए को दे दिया। ए के लिए वो क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। और बी के लिए वो क्या बन गया? बिल पेएबल। तो जैसे ही ए के पास वो बिल रिसीवेबल आया, बिल रिसीवेबल ये क्या है? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन, क्या है? एसेट। वेरी गुड, एसेट है ना? और बिल रिसीवेबल में जिस पार्टी का नाम लिखा है मुझे उससे पैसे लेना है, वो डॉक्यूमेंट दिखा करके। यस और नो? तो एक प्रकार से मेरे लिए ये एसेट है। मेरे पास एसेट आ गई क्या? एसेट आ गई तो एसेट को मैं क्या करूं?
एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करो। तो देखो मैंने बिल रिसीवेबल नाम की एसेट को क्या किया, डेबिट। कितने की एसेट दी है, 5000, और ये एसेट मुझे किसने दी, बी ने, सो टू बी अकाउंट। अब मेरा बी के साथ इन पर्सन लेना देना खत्म हो गया सर, मतलब चेक करो, बी को पहले डेबिट किया, अब बी को क्रेडिट कर दिया, बी अकाउंट खत्म। अब मुझे जो भी पैसे आएंगे, अब वो मुझे पैसे कहां से आने वाले बेटा, अब मुझे जो भी पैसे आएंगे वो आएंगे बिल रिसीवेबल से। अब मुझे जो भी पैसे आने वाले वो कहां से आने वाले, बिल रिसीवेबल से। अब वो बिल रिसीवेबल का पैसा किससे लेना है, बी से, जो भी है, बट पैसा अब किसकी वजह से मिलेगा, बिल रिसीवेबल की वजह से। तो अब अगर बी मुझे मान लो यहाँ पे कैश देता तो मैं क्या लिखता, कैश अकाउंट डेबिट टू बी। बी अगर गोल्ड देता तो गोल्ड अकाउंट डेबिट टू बी। बी अगर चेक देता तो लिखता मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। बी ने अगर कोई एसेट दी रहती तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बी। बी ने बिल रिसीवेबल दिया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। कुछ बात समझ में आई। तो ये जनरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब पैदा होते बेटा, जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन में किसी पार्टी से पैसा लेना है और अगर आपको लगता है कि वो पार्टी आपको पैसा नहीं देगी, या गारंटी सेफ्टी सिक्योरिटी के तौर पे आप लोग क्या करते हो, एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करते हो और वो डॉक्यूमेंट उससे क्या करवा के लेते हो, साइन करवा के लेते हो, यस और नो। तो जैसे आपने सामने वाले से वो डॉक्यूमेंट साइन करवाया, वो डॉक्यूमेंट आपके लिए बन गया रिसीवेबल, आपको उससे पैसे आने वाले हैं ना, और सामने वाली पार्टी के लिए वो क्या बन गया, पेएबल, बरोबर है। अब ध्यान से सुनना, अब ये मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया, जैसे मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया, अब इस बिल रिसीवेबल के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूं, या तो इस बिल रिसीवेबल को मैं ड्यू डेट तक, ड्यू डेट कब थी इसकी, 3 महीने बाद, या तो ड्यू डेट तक इसको मैं मेरे अलमीरा में लॉक करके रख दूंगा, यानी मेरे पास ही हेल्ड करके रखूंगा, हेल्ड टिल टिल मैच्योरिटी, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, यस और नो, हो सकता है ना। 3 महीने तक वो डॉक्यूमेंट मेरे पास ही पड़ा रहेगा, अलमीरा में रख दूंगा लॉक करके, 3 महीने बाद जाऊंगा बी के पास, बी को डॉक्यूमेंट दूंगा, उससे पैसे लूंगा, खेल खत्म, आ गया मेरे 5000 रुपए, 5000 ही आने थे ना। दूसरा वाला तरीका, मुझे पैसों की बहुत घाई है, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं 3 महीने तक वेट करूं, मुझे आज ही पैसों की जरूरत आन पड़ी, तो मैं इस बिल रिसीवेबल नाम की एसेट को बैंक में जाके बेच दूंगा। बैंक वाले पागल है क्या, 3 महीने बाद जो पैसा आने वाला है उसके लिए आज पूरा पैसा देंगे, नो, बैंक वाले कुछ पैसा कट करके देंगे। तो हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग, और बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। सर डिस्काउंट वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि बैंक 5000 के बदले पूरे 5000 नहीं देने वाली है, बैंक को कितना महीना इंतजार करना पड़ रहा है, 3 महीना, बरोबर है। आज मेरे पास बिल आया, मैं आज के आज उसको लेके चला गया बैंक में, बरोबर है, बैंक को कितने महीने इंतजार करना होगा, 20 से पैसे आने के लिए 3 महीने, क्योंकि उस बिल की मैच्योरिटी डेट कब आएगी, 3 महीने बाद। तो बैंक कितने महीने का ब्याज काटेगी, 3 महीने का, और मान लो वो है आपको समझाने के लिए 100 रुपए, तो बैंक वालों ने मुझे कितने दिए, 4900, हो गया ना, 5000 की चीज 4900 में बेची, मतलब डिस्काउंट पे बेचा है क्या, यस और नो। ध्यान से सुनना बेटा सभी ने, तो 5000 की चीज मैंने कितने में बेची, 4900, कितने का डिस्काउंट दिया तो बता बेटा, कैसे, किसको माल बेचा हमने, नाम क्या है उस पार्टी का, पक्का ध्यान है ना, ध्यान दो, आ जाओ। तीसरा, या हो सकता है मेरा कोई क्रेडिटर है जिसको मैंने बिल एंडोर्स कर दिया, मेरे पास आज बिल रिसीवेबल नाम की एसेट आ गई, बरोबर है, और मान लो ये पार्टी मेरी क्रेडिटर है, मुझे उसको 5000 देना था, ये आई मेरे पास, बोली पैसा निकाल, मैंने बोला आज पैसा नहीं है, पैसे के बदले कोई दूसरी चीज है, वो दूध चलेगा, इसे बोला चलेगा, मैंने बोला ये ले बिल रिसीवेबल, 5000 की एसेट दे रहा हूँ, पैसे नहीं है लेकिन उसके बदले एसेट दे देता हूँ, इसे बोला चलेगा, तो मैंने एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स करना मतलब ट्रांसफर करना, मैंने उस बिल के पीछे साइन किया और वो बिल मैंने इसको एंडोर्स कर दिया। अब ड्यू डेट के दिन ये जाएगी बी के पास और इसको 5000 मिल जाएंगे। या फिर एक और तरीका है मेरे पास, इस बिल को मैं क्या कर दूंगा, बैंक में सेंड कर दूंगा, बैंक लाइक माय एजेंट मेरे बिहाफ में ड्यू डेट के दिन बी के पास जाके बिल का पैसा कलेक्ट करेगी। सारा लफड़ा है क्यों, 3 महीने तक वेट करना पड़ रहा है, 3 महीने बाद पैसा देगा भी,
तो 3 महीने बाद बैंक जाएगी मेरे बिहाफ में, बैंक को मैंने माल बेची है, बिल सेल नहीं किया है, मैंने बैंक को बिल सेंड किया है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहां पे बैंक को मैंने वो बिल बेचा नहीं है, सेल नहीं किया है, सेंड किया है, यस और नो। तो ये हो गया बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो ये बिल अगर मेरे पास आ गया तो इस बिल के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूं, अत्या 1, अत्या 2, अत्या 3 और ये अत्या 4, ये 4 चीजें मैं इस बिल के साथ कर सकता हूं। अत्या 5 भी है, इस बिल को मैं गिरवी भी रख सकता हूं, प्लेज, बट इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, राइट। अभी हम लोग बस ये बात करेंगे 4 चीजों की, बरोबर है। हाँ 3 महीने बाद ही मिलेंगे, बरोबर। हर केस में 3 महीने बाद ही मिलेंगे, कोई भी केस में 3 महीने से पहले पैसे नहीं मिल रहे बिल के। बिल के पैसे जो कोई भी बिल का होल्डर रहेगा उस होल्डर को 3 महीने बाद ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे बिल का होल्डर कौन है, मैं। यहाँ पे बिल का होल्डर कौन है, बैंक। यहाँ पे बिल का होल्डर कौन है, वो क्रेडिटर। यहाँ पे बिल का होल्डर कौन है, बैंक है, लेकिन ओनरशिप मेरे पास है, यस और नो। तो हर केस में बिल का जो पैसा मिलने वाला है वो कब मिलेगा, 3 महीने बाद। अभी ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, अभी बिल मेरे पास आ गया, माल बेचा, वापस सुनना बेटा। ए ने बी को माल बेचा, ए को बी के ऊपर भरोसा नहीं था, ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, ए को दे दिया, ये बिल आ गया उसकी एंट्री। अब बिल मेरे पास आ गया तो उस बिल को मैंने मैच्योरिटी तक मेरे पास ही रखा है। जो बच्चे का बीच में ध्यान भटक गया उसको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, वरना प्लीज ध्यान देना। अब यहाँ पे बिल मेरे पास आ गया, इसको मैच्योरिटी तक मैं मेरे पास ही संभाल के रख रहा हूँ, बस उस बिल को मैंने अलमीरा में रख दिया है, 3 महीने तक वो बिल मेरे पास रहेगा। बोलो हेल्ड टिल मैच्योरिटी के केस में यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी, फालतू बात, नो एंट्री। बिल मेरे पास आ गया, उसकी एंट्री हो गई है, बरोबर है। अब उस बिल को मैं 3 महीने तक बस मेरे पास संभाल के रख रहा हूँ, उसके लिए कोई एंट्री नहीं रहेगी, क्योंकि बिल मैंने किसी को दिया नहीं, उसके पैसे लिए नो, नो एंट्री। मनी और मनी स्रोत में कुछ चेंज हुआ ही नहीं ना, बिल मेरे पास आ गया, हेल्ड टिल मैच्योरिटी की केस नहीं है। मान लो वो बिल मैंने बैंक वालों को सेल कर दिया, कितने में सेल किया, 4,900 में। बोलो बैंक वाले वो पैसा बोरे में भर के देंगे या मेरे अकाउंट में डालेंगे, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया क्या, बैंक अकाउंट डेबिट 4,900। बोलो डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट दिया यानी खर्चा बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा। खर्चे का डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ता है तो खर्चे को यानी इस केस में डिस्काउंट को डेबिट करो। तो बिल रिसीवेबल नाम की असेट चली गई, असेट का डेबिट बैलेंस कम हुई तो क्रेडिट करो। जब असेट आई थी तब मैंने इस असेट को डेबिट किया, अब असेट जा रही है तो असेट को क्या कर रहा हूं, क्रेडिट, बरोबर है क्या। या फिर ये भी केस हो सकती है, बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर, एंडोर्स टू क्रेडिटर, मेरी एक क्रेडिटर है, ठीक है, उस क्रेडिटर को मैंने बिल दे दिया, वो आई बोली पैसे चाहिए, मैंने बोला पैसे नहीं है, अगर पैसे देता तो मैं क्या करता, क्रेडिटर टू कैश, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, मैंने उसको क्या दिया, बिल, तो क्रेडिटर टू बिल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्रेडिटर को 3 महीने वेट करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर ने बोला होगा नहीं नहीं पूरे 5,000 तो नहीं, मैं 4,900 ही कंसिडर करूंगी, मतलब ठीक है वैसा कर ले। क्रेडिटर को देने कितने थे, 5,000, बरोबर है क्या, और क्रेडिटर को मैंने बिल कितने का दिया, 5,000 का, क्रेडिटर ने बोला मैं 4,900 ही कंसिडर करूंगी, मैंने बोला ठीक है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 4,900, लेकिन मेरे पास से बिल कितने का गया, 5,000 का, मैंने डिस्काउंट यहाँ पे कितना खाया बिल के केस में, 100 रुपए। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि क्रेडिटर कौन बोलते हैं, किसको क्रेडिटर बोलते हैं, जिसको हम लोग फ्यूचर में पैसे देने वाले हैं, तो बिल भी तो फ्यूचर में मिलेगा ना उसको, बिल का पैसा भी तो फ्यूचर में मिलेगा, तो मैंने क्रेडिटर को दे दिया 5,000 रुपए, वो बिल रिसीवेबल 5,000 रुपए, यस और नो, ये बात क्लियर है। या फिर लास्ट केस, ये सबके बीच में मैंने और क्यों लिखा रे, चारों केस एक साथ नहीं होने वाली है, चारों में से कोई एक ही रहेगी, ऐसा होगा क्या, बिल मेरे पास भी है और मैंने बैंक में डिस्काउंट भी कर दिया, ऐसा हो सकता है क्या, चारों में से कोई तो एक ही केस होगा, इसलिए मैंने बीच में क्या लिखा है, और लिखा है। तो यहाँ पे बिल मैंने सेंड कर दिया बैंक में, बैंक में एक अकाउंट ओपन किया, उस अकाउंट का नाम है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें कैश डालते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश,
अब यहाँ पे अकाउंट ओपन करके कैश नहीं डाला, बिल डाला, तो लिखेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितना? 5000 5000। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो 1 बाय 1। यस, ये एक पड़ाव हमारे यहाँ का भी पूरा हुआ है। एनीबॉडी? चलो आगे, सिंपल है। अब मान लो ड्यू डेट आ गई है, ये देखो बिल की ड्यू डेट आ गई, आज बिल का ड्यू डेट है, और बिल क्या हो गया बेटा? बिल का मान रख लिया बी ने, यानी बिल का पैसा आ गया। अब बताओ फर्स्ट केस क्या थी? हेल्ड टिल मैच्योरिटी। सेकेंड केस क्या थी? बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। थर्ड केस क्या थी? बिल एंडोर्स। फोर्थ केस क्या थी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। हर केस में एंट्री क्या हो सकती है जरा मुझे बताओ। बिल का ऑनर हो गया। पहले तो एक चीज समझ लो, बिल का ऑनर होना मतलब क्या? बिल का ऑनर होने का मतलब है ड्यू डेट के दिन मैं इसके पास गया बिल लेके, और इसने मुझे पैसे दे दिए। एक सवाल पूछू क्या? ड्यू डेट के दिन बिल कौन लेके जाएगा? जिसके पास बिल है वो, बरोबर है ना? जिसने, अच्छा ये बिल ड्रॉ किसने किया था बताओ? तो ये क्या हो गया? ड्रॉर। किसके ऊपर ड्रॉ किया था? बी के ऊपर। बी क्या हो गया? ड्रॉई। बहुत फालतू वर्ड है ड्रॉ ड्रॉई, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले यूज नहीं किया, नहीं तो बच्चा ड्रॉ ड्रॉई के चक्कर में एंट्रीज नहीं समझता है कभी भी। तो ए ने बिल ड्रॉ किया, ए ड्रॉर है, बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई है। ड्रॉई के लिए क्या है? बिल पेएबल। ड्रॉर के लिए क्या है? बिल रिसीवेबल। अभी ध्यान से सुनना, मान लो बिल ड्रॉर के पास ही है, तो केस कौन सी है? हेल्ड टिल मैच्योरिटी। अब बताओ ड्यू डेट के दिन जब बिल का ऑनर हो गया, मतलब बिल का पैसा दे दिया, किसने दिया? बी ने। किसको दिया? होल्डर को। किसको दिया? बिल के होल्डर को। और एक केस में बिल का होल्डर कौन है? हम लोग ही होल्डर है जिसने बिल ड्रॉ किया था, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में बिल किसके पास है? हमारे पास। हेल्ड टिल मैच्योरिटी, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। हम गए बी के पास, आज ड्यू डेट है, बरोबर है? जो भी तो उसका टेन्योर था वो खत्म हो गया। टेन्योर कैसे निकालेंगे देखेंगे बाद में। टेन्योर खत्म हो गया, उसको बिल दे दिया, उसने पैसे दे दिए। उसको क्या दिया मैंने? बिल। तो टू बिल रिसीवेबल, और उसने क्या दिए? पैसे, कैश और बैंक जो भी होगा, ठीक है, 5000 रुपये। ये समझा? उसके बाद दूसरे वाले केस में बिल का होल्डर कौन है? बैंक। वाह, होल्डर हो गया, होल्डर बैंक है, पैसे दे दिए बी ने, ऑनर हो गया ना बिल। बोलो एंट्री क्या रहेगी फटाफट से? वेरी गुड, माइंड योर ओन बुक्स। यस और नो? दूसरे केस में बिल किसके पास है? बैंक के पास। बी के पास गया कौन? बैंक। बी ने पैसा किसको दिया? बैंक को। बैंक जाने बी जाने, अपना क्या संबंध? इसके बुक में एंट्री चल रही है एक है। समझ में आया क्या? तो यहां पे दूसरे केस में बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो ध्यान से देखना, ए ने बी को माल बेचा, ए को बी के ऊपर भरोसा नहीं था, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, ए ने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के ए को दे दिया, ए ने इसको बैंक में जा करके डिस्काउंट कर दिया। अब बिल किसके पास है? बैंक के पास है। ड्यू डेट के दिन ये बैंक गई बी के पास, बी ने बैंक को क्या दे दिया? पैसा। तो ये बैंक जाने और बी जाने, अपने बुक में कोई एंट्री आएगी क्या? नो। कुछ बात समझ में आई सभी को? चलो आगे। तो यहाँ पे नो एंट्री। थर्ड केस में बिल किसके पास है? क्रेडिटर के पास। क्रेडिटर गया बी के पास, क्रेडिटर ने बी को बिल दिया, बी ने वो क्रेडिटर को पैसे दिए। बोलो हमारे बुक में नो एंट्री। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बिल किसके पास है? बैंक के पास। ओनरशिप किसके पास है? हमारे पास। तो बैंक मेरे बिहाफ में बिल का पैसा कलेक्ट करने गई है। किसके बिहाफ में? मेरे बिहाफ में बैंक ने बिल के पैसे कलेक्ट किए। बैंक वॉज लाइक माई एजेंट। यहाँ पे मैंने बैंक को बिल बेचा था या बैंक को कलेक्शन करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी थी? पर बैंक ऐसा क्यों करेगी? बैंक अपने क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स के लिए ये सर्विस फ्री में देती है। जैसे मुकेश अंबानी का कोई बिल होगा तो बैंक की कोई ताकत है क्या मुकेश अंबानी से चार्जेस ले ले बिल के? वो बोलेगा एक काम कर, बंद करे बैंक के अंदर में अपना अकाउंट, नीचे दूसरे अकाउंट दूसरे बैंक में खोलते हैं। वो बैंक उसी दिन बैंक करप्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने पैसे उसके अकाउंट में रहेंगे जो बैंक ने यूज कर लिए होंगे किसी को लोन देने के लिए, अब बैंक के पास उतने पैसे एक दिन में आ सकते हैं क्या? हजारों करोड़ रुपए होंगे उसके। तो बैंक कभी भी ऐसे अपने क्रेडिट वर्दी कस्टमर से बिल सेंड फॉर कलेक्शन के चार्जेस नहीं लेती है। तो यहाँ पे बैंक मेरे भी हाथ में जाएगी, बी से पैसा कलेक्ट करेगी,
ए ने बी को उधारी माल बेचा, ए को भरोसा नहीं था, ए ने बी के ऊपर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, बी ने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया, ए के पास आ गया बिल रिसीवेबल, ए के पास समय नहीं है ड्यू डेट के दिन जाने का, ए ने वो बिल बैंक को सेंड कर दिया फॉर कलेक्शन, ड्यू डेट के दिन बैंक गई बी के पास, बी ने बैंक को पैसे दिए, अब ये पैसे बैंक खुद के जेब में रखेगी या मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगी? मेरे अकाउंट में, क्योंकि इस केस में बैंक मेरी एजेंट थी, मेरा एजेंट मेरे बिहाफ में पैसे कलेक्ट करने गया तो पैसा खुद के जेब में रखेगा या मेरे पास लाके देगा? मेरे पास। तो यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी? कौन है? टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कहाँ पे? हाँ हाँ, सुबह 2 बजे डॉट ऊपर ही आ रहा हूँ, सेकेंड फ्लोर पे, है ना? 2 मिनट रुक जा बस, ऊपर रख दे लैपटॉप, बैठ ना। हाँ बेटा, लास्ट वाले केस में यहाँ पे बिल का ओनर कौन था? मैं। बैंक मेरे बिहाफ में जाएगी, पैसा कलेक्ट करेगी और वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब देखो, पहले बिल सेंड फॉर कलेक्शन को मैंने क्या किया? डेबिट। मैंने बैंक को डेबिट किया ना, बिल सेंड फॉर कलेक्शन मतलब समझो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने पहले बैंक को डेबिट किया, अब बैंक ने बोल दिया साहब आपको आपका पैसा मिल गया। मैं बोला हाँ, हमें रिवर्स तो करो। बोला हाँ अभी कर लेता हूँ, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और मेरे अकाउंट में बिल का पैसा आ गया। ये बात समझ में आई क्या सभी को? मान लो ड्यू डेट के दिन बिल का ऑनर हुआ ही नहीं, चौथी केस ही फिर से लिख रहा हूं, ऑन ड्यू डेट बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड के बारे में जानना है ना आपको, कल आ जाना इज्जतदारी में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।